हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश और हम देख रहे हैं यूपी पीसीएस हिंदी मीडियम। जैसा कि हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि जनरल साइंस को कैसे पढ़ा जाए, तो उसी में हमने देखा था कि पहले बायो देख लेते हैं, फिर केमिस्ट्री देख लेते हैं, उसके बाद फिजिक्स देख लेते हैं। तो आज हम उसी केमिस्ट्री को लेके आगे बढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में हम लोग ये डिसाइड करते हुए जाएंगे कि केमिस्ट्री में पहले हमको बेसिक्स में एटम से हम लोग पढ़ते हैं। एटम की क्या मौलिक संकल्पना है, उसकी संरचना क्या है और उसमें किसके साइंटिस्ट ने क्या क्या मॉडल्स दिए, थोड़ा सा उसको देख लेंगे। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, है ना, और आपके आइसोबार क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, है ना, आइसोटोन्स क्या होते हैं, तो और आइसो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स क्या होता है, एंटी पार्टिकल्स क्या होता है। इस तरीके से हम थोड़ा देखते देखते उसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एटम्स क्या होते हैं। तो एटम के बारे में बहुत समय पहले से ही जो भी हमारे महर्षि रहे, ऋषि मुनि रहे, ईसा 400-500 ईसा पूर्व में बहुत सारे फिलोसफर रहे, चाहे वो इंडियंस हों चाहे वो ग्रीक्स हों। उन्होंने क्या किया कि एक जागरूकता, एक जिज्ञासा थी उनके लिए कि ये मतलब कैसे पदार्थों का निर्माण होता है। तो उन्होंने क्या किया कि सबस्टेंस को काटते गए काटते गए काटते गए। तो जब एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे उसको फर्दर डिवाइड करना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने उस चीज़ को एटम बोल दिया। जहाँ ग्रीक्स ने उसको एटम कहा, तो हमारे यहाँ महर्षि कणाद हुए, उन्होंने उसको परमाणु कहा और उसको अपना जो उनका सिद्धांत था उसको उन्होंने परमाणुवाद कहा। उसके बाद यूरोप में जब नवजागरण काल आया और वहाँ पे जो है एक ब्रिटिश टीचर थे जॉन डॉल्टन, उन्होंने अपने द्रव्यों की विभाज्यता का सिद्धांत दिया और उसको द्रव्य द्रव्य यानी मैटर्स का जो डिवाइडेशन की जो थ्योरी दी, उन्होंने परमाणु के सिद्धांत की व्याख्या से ही दी। लेकिन यहाँ पे जो जॉन डाल्टन थे वो न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यानी कि जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनको एक्सप्लेन करने में वो अनेबल रहे। तो उसके बाद जे जे थॉमसन आए। जे जे थॉमसन ने कहा कि नहीं भाई, जो होता है एटम का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, उसमें जो है प्रोटॉन्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो जैसे तरबूजे में जैसे बीज नहीं बिखरे रहते हैं, उसी तरीके से इसमें पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से तरबूजे का उन्होंने आधार पे जो है एक अपना मॉडल दिया, उसको वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं। इसी को प्लम पुडिंग मॉडल बोला जाता है कि जैसे पुडिंग होती है और उसमें भी चेरीज़ और वो सब बिखरे हुए रहते हैं, उस तरीके से उन्होंने जो है ये वाटरमेलन और प्लम पुडिंग का सिद्धांत दिया। उसके बाद जो है सबसे पहला आपने डाल्टन का नाम देखा, फिर थॉमसन का नाम देखा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड जी ने। किसने किया? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने किया और उसको उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उन्होंने बताया इसका न्यूक्लियर मॉडल, जो हम लोग आजकल पढ़ते हैं। क्या बताया? न्यूक्लियर मॉडल बताया। न्यूक्लियर मॉडल में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया। रेडियो एक्टिव से हम लोग जानते हैं कि रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं, जिसमें अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज होती हैं, जिनको हम आगे चलो देख लेंगे इनको भी। तो उन्होंने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया और रेडियो एक्टिव सोर्स से एक गोल्ड फॉइल पे रेडियो एक्टिव सोर्स से बम्बार्डिंग कराई। अब गोल्ड फॉइल पे बम्बार्डिंग हुई तो इसमें ये देखा कि कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ ऐसे ही आ गए, और कुछ मात्रा में डिफ्लेक्ट हो गए और कुछ मात्रा में क्रॉस भी हो गए। तो उन्होंने देखा कि कुछ डिफ्लेक्शन हो रहा है। इट मीन्स क्या था कि जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है पॉजिटिव चार्ज का होता है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो पॉजिटिव चार्ज लिए हुए है, वो सॉरी नेगेटिव चार्ज लिए हुए है, तो वो डिफ्लेक्ट हो गई। कुछ ऐसी चीज़ है कि जो पॉजिटिव चार्ज हुए तो उसने इसको बैक कर दिया। तो यहाँ पे और कोई सॉलिड चीज़ है। तो इस तरीके के आधार पे उन्होंने इसको एक न्यूक्लियर मॉडल दिया और न्यूक्लियर मॉडल में उन्होंने कहा कि जो एटम होता है उसमें एक न्यूक्लियस होता है, एक केंद्रक होता है, जिसमें कुछ ऐसे कण होते हैं जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, कुछ ऐसे कण होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है।
और इसके जो चारों तरफ हैं वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो न्यूक्लियर मॉडल का जो सिद्धांत था वो उन्होंने दिया। और उन्होंने एक चीज़ और कही कि जो न्यूट्रॉन्स जिसमें जो होते हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, और कुछ ऐसे पार्टिकल्स में धनात्मक आवेश होता है, और ये जो ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक बल होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, उस फोर्स से ये लोग जो है ये आपस में बंधे हुए होते हैं। तो उन्होंने एक तरीके से, जैसे ये सन है और ये सन हो गया आपका, और ये प्लैनेट्स हैं, इसके चारों तरफ ऑर्बिट बना के घूमते हैं, इसी तरीके के सिद्धांत पे लगभग इन्होंने रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल दिया है ना। अब हम लोग इसी न्यूक्लियर मॉडल से आगे बढ़ते हैं। तो आप अब देखेंगे जब भी कोई किसी एलिमेंट का नाम लिखा जाता है एक्स सपोज करिए, तो एक चीज़ यहाँ लिखी रहती है इसके बॉटम में, और ये जो है इसको जेड से इंडिकेट करते हैं नॉर्मली, और इसको ए से इंडिकेट करते हैं। तो जो ये होता है ना जेड, इसको बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर या इसको परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक बोलते हैं ना। और ये जो होता है ए जो होता है इसको बोलते हैं हम एटॉमिक मास या वेट, और इसको बोलते हैं द्रव्यमान। तो इसको जो है हम लोग जेड और ए। अब मेन जानने वाली बात इसमें क्या है कि जो जेड होता है यानी कि जो एटॉमिक नंबर होता है, ये किसी भी उसमें एलिमेंट में उसके जो एटम में के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं, क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं, उनके बराबर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें अगर क्वेश्चन कहता है, इसमें दो चीज़ होती हैं, एक तो प्रोटॉन्स होते हैं, या फिर अगर वो कहता है कि कोई भी एलिमेंट न्यूट्रल है यानी कि उस पर कोई भी आवेश नहीं है, तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनके बराबर भी होगा, है ना। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी कि जो प्रोटॉन होते हैं और किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, वो इक्वल होते हैं, और वो किसके बराबर होते हैं? जेड के बराबर होते हैं, यानी किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। इसी तरीके से जो ए होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये दोनों का इक्वल होता है। जो भी उसका मास होता है, जो उसके केंद्रक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, वो दोनों के मास के बराबर होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन के मास को हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है। तो इस तरीके से हमें ए पता चल गया, और हमें एटॉमिक नंबर पता चल गया। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हम आगे देखते हैं कि कुछ टर्मिनोलॉजी आती है इसमें टर्मिनोलॉजी जब आती है कुछ, तो उसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स में आइसोटॉप्स जो होते हैं, आइसोटॉप्स में अब सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये याद रखना है कि आइसोटॉप्स उन्हीं एलिमेंट्स को बोलते हैं कि वो एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं जब उसमें प्रोटॉन का नंबर इक्वल होता है। प्रोटॉन का नंबर इक्वल होता है। सपोज करिए फॉर एग्जांपल, जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हमें नेचर में मिलते हैं, 1H1 प्रोटियम, 1H ये 2 ड्यूटेरियम, और ये 1H3 ये होता है ट्राइटियम। तो जो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं, क्योंकि इसमें सब में परमाणु क्रमांक जो है 1 है,
परमाणु क्रमांक 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन 1 होगा, और जब प्रोटॉन 1 होगा तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, आइसोटोप्स हो जाएंगे। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। फिर से हम देख लेते हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से होता है आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है, बार इज रिलेटेड विद भार, बार इज रिलेटेड विद भार। तो भार में हमने बताया था आपको क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इसका जो वेट होता है जिसका, वो इक्वल होता है, मास नंबर सेम होता है, उसको हम आइसोबार बोलते हैं। अब आइसोबार में सब देखिए एग्जांपल, ये हाइड्रोजन 1s3 है, और यहीं पे आपका देखेंगे तो दूसरा एक एलिमेंट होता है, जैसे हाइड्रोजन ये 1s3 हो गया, एक होता है हीलियम जिसका होता है 2 और 3। अब इसमें क्या है, ये और ये इक्वल है, तो ये क्या हो गया आपस में, आइसोबार, है ना। तो सिंपली याद रखना है, बार मीन्स भार, और जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जिनका एटॉमिक मास नंबर सेम हो जाएगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का टोटल इक्वल हो जाएगा, उनको हम क्या कह देंगे, आइसोबार्स कह देंगे, है ना। नेक्स्ट है आपका आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में क्या होता है, आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन इक्वल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल हो जाती है। सपोज करिए कि मैंने अभी एग्जांपल लिया था, वही एग्जांपल फिर ले लेते हैं, हाइड्रोजन 1s3, दूसरा ले लेते हैं हम हीलियम का, यहाँ ले लेते हैं हम 2h4 जो नॉर्मली होता है। अब इसमें अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एक प्रोटॉन हो गया क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है, और क्योंकि इसका मास नंबर 3 है तो न्यूट्रॉन कितने हुए, 3 - 1 यानी कि 2। इसी तरीके से यहाँ पे ये हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर है 2, इसके में प्रोटॉन कितने हो गए, 2। और इसी तरीके से इसमें अगर इसका, क्योंकि एटॉमिक मास कितना है, 4 है, तो इसमें जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हो गए, 4 - 2 = 2। तो 1s3 यानी कि इसको हम बोलते हैं ट्राइटियम, और ये हीलियम, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, इसलिए ये क्या हो गए आपस में, आइसोटोन्स हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका आइसो इलेक्ट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम कब हो सकते हैं, जब पार्टिकल कोई भी आवेश में होगा, या तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो, नेगेटिवली चार्ज हो, तभी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो सकते हैं। तो सपोज करिए कि हमारा नॉर्मली आप देखेंगे कि जो सोडियम होता है, ये सोडियम होता है, इसमें नेगेटिवली 1 चार्ज होता है, और जो मैग्नीशियम होता है उसमें पॉजिटिवली 2 चार्ज होता है। और सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस का मतलब क्या हुआ कि इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया है, दान कर दिया है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 और 10, यानी कि 10, 8, 10, ठीक है। वैसे ही मैग्नीशियम में इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया है, तो इसमें भी यही हो जाएगा कन्फिग्रेशन इसका 10। तो अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चूँकि समान हैं, इसलिए सोडियम पॉजिटिव 1 पॉजिटिव और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये हो गया आइसो इलेक्ट्रॉन्स। अब उसके बाद दूसरा आता है पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। सपोज करिए कि ऐसे स्मॉल पार्टिकल्स जिनमें वेट जो होता है वो इक्वल होता है, क्या होता है, वेट इक्वल, लेकिन उसका जो चार्ज होता है, उन पर जो आवेश होता है वो अपोजिट होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, और ये बहुत पूछा जाता है,
इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इनका वेट इक्वल होता है, इसलिए इनको पार्टिकल और एंटी पार्टिकल्स बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हुआ पार्टिकल क्या होता है, एंटी पार्टिकल क्या होता है। तो इसी में जो है आगे थोड़ा सा और अगर हम देख लेंगे तो इसमें पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, है ना, और न्यूट्रॉन की खोज किसकी थी। तो हम लोग इसको एक न्यूमोनिक्स होता है, इसको बोलते हैं ईट पर और नाच, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने करी और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक करके एक साइंटिस्ट हुए उन्होंने की। इलेक्ट्रॉन का जो है नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव का प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन का कोई भी चार्ज नहीं होता है। इस तरीके से हम ये देख लेते हैं कि हमारे ये सब पार्टिकल्स क्या होते हैं। इसी में हमने ये देख लिया कि जॉन डाल्टन ने वाटर मेलन पुडिंग, जॉन डाल्टन ने सबसे पहले परमाणुवाद को व्याख्या किया मॉडर्न टाइम में। उसके बाद जे थॉमसन ने वाटरमेलन और प्लम पुडिंग एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, इसलिए रदरफोर्ड ने एक अपना अल्फ़ा पार्टिकल और गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट किया। और गोल्ड फॉइल वाला रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एक्सप्लेन कर दिया। तो उनका मॉडल हो गया न्यूक्लियर मॉडल। तो अगर पूछता है आपको कि न्यूक्लियर मॉडल किसने दिया, तो आपको वो गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट याद कर रखना है, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी। रदरफोर्ड, उसी रदरफोर्ड ने ही जो है प्रोटॉन को एक्सप्लेन किया, है ना। तो इसी रदरफोर्ड मॉडल की भी बहुत सारी ड्रॉबैक्स आए। ये जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया ड्यूअल नेचर होता है, जो ड्यूअल नेचर होता है जो इसका वेव्स का और मैटर का, यानी कि वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो वो थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं, अगर क्वेश्चन कोई आएगा तो वहाँ पे हम लोग उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या होता है ना, मैक्सवेल ने और फिर उसको बाद में आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया। तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे भी क्वेश्चन आ जाता है। कैसे क्या होता है कि अगर कोई भी हम लोग जो है मेटल की सरफेस लेते हैं और उस पर लाइट बीम अगर हम डालते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, तो ये फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। आइंस्टीन को इसमें याद रखना है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइंस्टीन को इसमें नोबेल प्राइज़ मिला था, है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख लेते हैं। अब इसी में क्या होता है, एक आफबाउ प्रिंसिपल होता है। जो भी ये न्यूक्लियस है ना, केंद्रक है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन जो ये ऑर्बिट्स में होते हैं ना, ये किस आधार पर भरे जाते हैं, तो उसके लिए एक सिंपल सा एक आप प्रिंसिपल याद रख लीजिए, और कुछ याद नहीं रखना है। आफबाउ प्रिंसिपल, आफबाउ प्रिंसिपल होता है ना। अब इसमें मैक्सिमम ये और पूछ सकता है कि पहले कौन सी ऑर्बिट भरी जाती हैं, तो जिनकी ऊर्जा कम होती है, लोअर एनर्जी लेवल, ऊर्जा कम जिनकी होती है, ऊर्जा कम पहले वो, है ना, लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल को ही लोग इसमें पहले इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उन ऑर्बिट्स में। जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता चला जाता है वो जो है फिर उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं। तो आफबाउ प्रिंसिपल होता है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो है इसमें प्रोटॉन परमाणु का मॉडल होता है। हमने देखा कैसे उसकी संरचना होती है, उसके अंदर क्या होता है, उसके बाहर क्या होता है। उसमें दो तीन आपको डाल्टन का नाम याद रखना है, रदरफोर्ड का नाम याद रखना है ना, उनका न्यूक्लियर मॉडल। उसके बाद प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, उसके बाद आफबाउ प्रिंसिपल याद रखना है, आइसोटोप्स याद रखने हैं, आइसोबार्स याद रखने हैं, आइसोटोन्स याद रखने हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन्स याद रखने हैं, पार्टिकल एंटी पार्टिकल्स याद रखने हैं। तो इतना ही है इसमें, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ना नहीं है। कल हम लोग क्वेश्चंस देख लेंगे, और दैट्स इट फॉर टुडे। सो प्लीज़ फॉलो, like and subscribe myself, Dr. Mukesh. Again, thank you very much.